नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आप जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में रुचि रखते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है या फिर आप किसी बात की जानकारी लेना चाहते हैं, तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज तो हम सब जानते हैं कि आज फसलों में रोग लगना एक तरह से जरूरी अंग हो गया है। जैसे कि यदि हम किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं तो पूरी संभावना है कि जब वो अनुकूल वातावरण उसके लिए उपलब्ध होगा तो वो अंकुरित होगा, चाहे वो वृक्ष बने या ना बने, चाहे वो पूरी तरह से विकसित हो या ना हो, उसका अंकुरण होना लगभग संभव है। ठीक इसी तरह आज हम खेतों में कोई भी बीज डालते हैं, कोई भी फसल लेते हैं, तो अधिकांश संभावना ऐसी है कि उसमें कोई ना कोई रोग लगेगा लगेगा, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत घट गई है। अब हमारे खेत की मिट्टी में ना तो ऑक्सीजन का पूरा पूरा संचार हो पा रहा है, ना मिट्टी के अंदर इतनी मुलायमता रही है, ना हमारे खेत की जो फसलों की जो जड़ें हैं, हमारे जो भी हम बीज डालते हैं उसकी जड़ें गहराई तक जा पाती हैं, उथली रहती हैं, कुछ 2-3-4 सेंटीमीटर के आसपास ही रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर तक जा पाती हैं और वहीं तक नमी रहती है। तो ऐसे में किसी ना किसी रोग का, किसी ना किसी बीमारी का लगना तो एक तरह संभव हो ही जाता है। और देखा भी जाता है कि खाद्यान्न वाली फसलें हैं, चाहे वो गेहूँ है, चना है, मटर है, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, कोई भी है, उसमें कोई ना कोई रोग लगेगा लगेगा, लेकिन उनमें ऐसे रोग लगते हैं कि 1-2 बार कुछ हमने दवाई छिड़क दी तो छिड़काव से वो रोग उग जाते हैं। हमारी फसल प्रभावित होती है, हमारी उत्पादकता में कमी आती है, लेकिन हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। इसलिए हम अपने खाद्यान्न वाली फसलों को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहते। लेकिन जो मित्र साग सब्जियां करते हैं, बागवानी में रुचि लेते हैं, बागवानी इनका ये मुख्य उद्देश्य है, उन लोगों को तो कई तरह के रोगों को लेकर हमेशा चिंतित रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी वो साग सब्जियां अपने खेतों में लगाएंगे, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, मिर्ची जैसी जो तीखापन रहता है, मिर्ची का प्रयोग तो जैविक खेती में कई तरह के रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। तो तीखी मिर्ची का पेस्ट बना के, घोल बना के छिड़काव करने का एक नियम रहा है कई तरह के रोगों से उन्हीं फसल को बचाने के लिए। लेकिन आज वो मिर्ची भी रोगों से सुरक्षित नहीं है, मिर्ची में भी कई तरह के रोग लग जाते हैं। इसलिए जो मित्र मिर्ची की खेती करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मित्र का फोन आता रहता है, मिलते भी रहते हैं। मध्य प्रदेश में मिर्ची की अच्छी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर है, यहाँ हरी मिर्च की, लाल मिर्च की खेती की जाती है। पहला स्थान तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, दूसरा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो इन क्षेत्रों में मिर्ची की अच्छी खेती की जाती है, लेकिन यहाँ भी उनकी फसलें कई तरह के रोगों से सुरक्षित नहीं है। इसलिए मिर्ची की जो खेती करते हैं मित्र, उन मित्रों को भी पर एकड़ 50-60 हजार से लेकर लाखों रुपए तक के कीटनाशक अपनी फसलों पर छिड़कने पड़ते हैं, तब कहीं वो 2-2.5 लाख रुपए की मिर्ची बेच पाते हैं, तब कहीं वो 50-60 हजार से लेकर लाख रुपए की आय कर पाते हैं। लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो, इस मिर्ची के ऊपर लाखों रुपए की कीटनाशक दवाएं छिड़की गई हों, उससे उससे 1-8 लाख का लाभ तो किसान को हो गया, लेकिन उसी मिर्ची को वो और उसका परिवार सेवन करेगा या फिर बाजार में हमारे जैसे हजारों लोग प्रयोग करेंगे, तो उनके शरीर के अंदर भी मिर्ची पर छिड़की गई लाखों रुपए की कीटनाशक दवा जाएगी तो उनको बीमार करेगी। तो मिर्ची अकेली नहीं है, टमाटर ले लें, बैंगन ले लें, करेला ले लें, तोरई ले लें, लौकी ले लें, गोभी ले लें, हर जो फसल है उस पर कई तरह के रोगों का हमला होता है। इसीलिए किसानों को, इसी तरह बागवानी करने वाले मित्रों को अपने साग सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनसे कुछ आय लेने के लिए हमेशा बस लाखों रुपए के कीटनाशक छिड़ककर अपने सब्जियों पर छिड़कने पड़ते हैं। बहुत बार तो ऐसा देखना होता है कि 30-40 दिन की फसल हुई नहीं कि अभी सिर्फ फ्लावरिंग की शुरुआत हुई नहीं, उसी से पहले से ही कई तरह कीटनाशक छिड़कने पड़ जाते हैं। कीटनाशकों के छिड़काव का एक प्रभाव और भी पड़ता है, वो किसान मित्र शायद अपने दिमाग में नहीं ला पाते, सोच नहीं पाते, लेकिन सोचना चाहिए। तो जैसे ही हम कीटनाशकों का छिड़काव अपनी फसलों पर करते हैं, उन कीटनाशकों के प्रभाव से
फसलों में लगने वाले रोग तो रुक जाते हैं, कुछ सुंडियाँ, कुछ रोग तो उसमें भाग जाते हैं, लेकिन उसके कारण कई ऐसे कीट हैं जो किसान के मित्र हैं, जो किसान की फसलों की उत्पादकता में मदद करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, भंवरे हैं, ये बढ़ जाते हैं। मेंढक इसी के कारण बढ़ गए, क्योंकि जैसे जैसे कीटनाशकों का हमने छिड़काव किया, उन कीटनाशकों के प्रभाव से कई तरह के मित्र कीट मर गए, और केंचुए और जो मेंढक हैं वो तो पूरी तरह से समाप्ति हो गई। हमें बताया जाता है कि मेंढकों का प्रयोग प्रयोगशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए होता था, तो लाखों की संख्या में मेंढक काटे जाते थे, लेकिन असली कारण वो नहीं है। असली कारण है कि हमने अपने खेतों में अंधाधुंध बिना किसी सीमा के बहुत तरह के कीटनाशकों का छिड़काव किया, इसलिए हमने मेंढकों को मार दिया, केंचुओं को मार दिया, मोरों को मार दिया, बहुत सारे और दूसरे जीवों को भी समाप्त कर दिया। ये सारे जीव हमारी फसलों में मदद करते थे, और ऐसे में यदि फ्लावरिंग के समय जो बागवानी वाले किसान अपने खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक छिड़काव शुरू कर देते हैं, तो काफी ज्यादा संख्या में मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे तो पोलिनेशन की क्रिया में, परागकण की क्रिया में बहुत मदद करते हैं। यदि ये परागकण की क्रिया में मदद ना करें तो उसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे यही रहेगा कि फसल की उत्पादकता घट जाएगी। अब उसकी बागवानी जो खेत हैं उनमें ना तो उतनी मिर्चें लगेंगी, ना उसके टमाटर लगेंगे, बैंगन लगेंगे, भिंडी नहीं लगेगी। इनकी उत्पादकता में, उनके बढ़ने में, उनके फूलों में परागकण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो फसल सीधे सीधे प्राप्त होगी। दूसरा, यदि इतना अधिक यदि छिड़काव किया जाएगा तो उसका प्रभाव किसान को भी झेलना पड़ेगा। किसान बार बार उन कीटनाशकों के संपर्क में आएगा, साथ ही जिन साग सब्जियों पर इतना अधिक स्प्रे किया गया है उसका दुष्परिणाम समाज को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें एक बात को समझ लेना चाहिए, और ये आधुनिक अनुसंधानों से, आधुनिक प्रयोगों से बार बार सत्य साबित हो चुका है कि हमारे साग सब्जियों में जो रोग लगते हैं उनमें से 70% रोग तो जमीन से आते हैं। जमीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि वो अपने अंदर पलने वाले रोग कारक कीटों को, बीमारी को रोक नहीं पाता। इसीलिए फंगस की शुरुआत जमीन से होती है, बैक्टीरिया वहां से लगता है, वायरस वहां से लगता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के हमारे पेड़ों में पहुंच जाने के कारण उनकी पेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए कोई एक आध इल्ली, सुंडी, कोई ऐसा कोई कीट आ गया तो वो तेजी से विकसित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे साग सब्जियों के पौधे उनके किसी भी स्तर पर रोक नहीं पाते। तो इनका हमला भी रहता है। 30% जो एयरबॉर्न डिजीज हैं, हवा से लगने वाली बीमारियां हो, हवा से लगने वाले कीट हैं, वो भी इसलिए हमारे फसलों पर हावी होने लगे क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं। उनको रोकने वाले कई प्राकृतिक मित्र होते थे, उन मित्रों को भी हमने मार दिया। हमने कीटनाशकों के छिड़काव से उनको भी अपने खेतों से, अपने आसपास के क्षेत्रों से बाहर फेंक दिया। जैसे बहुत तरह की चिड़ियाएं होती थी, बहुत तरह के कीट होते थे। ये कीट, ये चिड़ियाएं, ये ऐसे कीटों से फसलों को सुरक्षित रखती थी। तो आज हमें यदि अपनी फसलों को, साग सब्जियों को रोगों से मुक्त रखना है, कीटों से सुरक्षित रखना है, तो कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे पास ही महत्व है। महत्व ये है कि मिट्टी को स्वस्थ करें। मिट्टी को स्वस्थ कैसे करेंगे? तो मैं तो कहता हूँ मिट्टी को स्वस्थ करना है तो केंचुआ पालना शुरू कर दीजिए, आप मेंढक पालना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेंढक पालना, केंचुआ पालना हमारे हाथ में तो है नहीं, कि मिट्टी हमारी इतनी विषाक्त होगी, लेकिन हमारे हाथ में है। हाथ में ये है कि हम मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की उत्पत्ति करें, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाएं। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ते ही मिट्टी में अर्थवर्मी आ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है, अध्ययन किए हैं कि यदि आप गोबर की पकी हुई खाद, गली सड़ी खाद का प्रयोग अपने खातों में करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, दालों को भी अपने खेतों में सीजन में एक बार दो बार रोपते हैं, लगाते हैं, दालें ले लेते हैं, दालों के माध्यम से भी हमारे खेतों में अचानक केंचुए पैदा हो जाते हैं। या फिर आप गोबर भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये गोबर भस्म बहुत अद्भुत चीज है। इसको हमने लगातार कई वर्षों के अनुसंधान से, प्रयोग से तैयार किया है, और इस पर जो परीक्षण किए हैं बहुत ही चमत्कारी हैं। चमत्कार इसलिए है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना बहुत सहज है। इसका सहज इसलिए है कि यदि आप अपने साग सब्जियों में, अपनी फसलों में उगी हुई तैयार हैं तब शुरू करते हैं, तो इसका आप 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम पर एकड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम की मात्रा में आप इसको लें,
50-60 लीटर पानी में उसको घोल कर दें, सॉल्यूशन तैयार कर दें। सॉल्यूशन को रात को तैयार करें या सुबह तैयार करें तो शाम के समय तैयार हो जाता है 5-6 घंटे में। तो शाम को इसका छिड़काव, आप यदि छिड़काव करना चाहें तो उसकी 5-7% की मात्रा तैयार कर लें, यानी कि इसका एक जो 5 लीटर है उसको 100 लीटर, एक 5 लीटर की जो मात्रा है उसको 100 लीटर पानी में घोल लें। 5% का सॉल्यूशन तैयार हो गया, उसको स्प्रे कर दें। हफ्ते में 2 बार अपनी फसलों में सुरक्षित करें, सब्जियों में सुरक्षित कर दें तो सब्जियों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, हरियाली भी बढ़ेगी, बहुत सारे रोगों से सुरक्षा मिल जाएगी, मिट्टी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और मिट्टी में यदि और बदलाव लाना है, मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, फसलों की उत्पत्ति को और तीव्र करना है, तो सिंचाई के माध्यम से इसकी 10% की मात्रा, यानी कि सिंचाई के माध्यम से इसकी 10 लीटर को 100 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने सब्जियों में छोड़ते चले जाइए। हफ्ते में 2 बार करिए, 3 बार, महीने में 3 बार करिए, महीने में 4 बार करिए। जब भी पानी दें आप इसका प्रयोग करते रहिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। जैसे ही आप 1-2 बार इसका प्रयोग कर लेंगे, कुछ तो प्रयोग करते ही इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी फसलों की ग्रोथ रुक गई है, उसमें शाखाएं नहीं निकल रही हैं, शाखाओं में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन फ्लावर बीज फल के रूप में टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च के रूप में रूपांतरित नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी संख्या कम है, या उनका पीलापन है, वो उनका विकास धीमा है, विकास की पहली अवस्था में झड़ जा रहे हैं, तो आप देखिए जैसे ही 2-3 बार इसका प्रयोग आपने अपने फसलों में किया नहीं, तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, हरियालीपन भी बढ़ जाएगी, पत्तियों का आकार भी बढ़ जाएगा, पत्तियों को, फसलों का रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बदलाव आएगा, कई तरह के रोग से आपकी फसल वैसे सुरक्षित हो जाएगी, साथ ही शाखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। शाखाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, फ्लावरिंग बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग के बाद उस पर लगने वाली भिंडियां हैं, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, कोई भी सब्जी है, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। संख्या ही नहीं बढ़ेगी, जो भिंडी लगेगी, टमाटर लगेगा या बैंगन लगेगा, उसका आकार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, साथ ही उनके स्वाद में बदलाव आएगा। यद्यपि ये सारे बदलाव आपको 1-2 महीने के बाद ही स्पष्ट होंगे, क्योंकि मिट्टी के बदलाव में इतनी तीव्रता नहीं रहती। हम यदि कोई चीज खा रहे हैं तो उसका तत्काल प्रभाव नहीं दिखता। हाँ, यदि हम किसी रोग से दर्द से पीड़ित हैं तो दर्दनाशक दवा का प्रभाव तो कुछ घंटे में हो जाता है, लेकिन कई बार तो दर्द से मुक्ति के लिए भी 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई दीर्घ बीमारी है तो उसका तो इंतजार हमें हफ्ता 10 दिन में करना पड़ता है। हम शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है तो कमजोरी को एक दिन में थोड़ी निकल जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप गोबर भस्म का प्रयोग करेंगे, आपको अपनी फसलों में पहले 10 दिन में ही निश्चित बदलाव दिखाई देगा। उनकी ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हरियालीपन शुरू हो जाएगा, हरियालीपन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, हरियालीपन बढ़ेगा, पत्तों का आकार बढ़ेगा, पत्तों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित है कि आपकी साग सब्जियों के पेड़ हैं अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की उत्पत्ति करेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट न केवल ऊर्जा संग्रह के लिए जरूरत है, स्टार्च की जरूरत है, बल्कि ये प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन के निर्माण के बिना किसी फसल का विकास ही नहीं हो सकता, ना फसल पर किसी तरह के फल फूल साग सब्जियां विकसित हो पाएंगी, उनकी आकार घट जाएगा। इतना ही नहीं, आप जब इसका प्रयोग मिट्टी के माध्यम से करते हैं, 2-3 बार आप इस खेत की मिट्टी में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो जो आपके पौधों की जड़ें हैं उनका विकास भी शुरू हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी होने शुरू हो जाती है, मिट्टी मुलायम शुरू हो जाती है, मिट्टी अब नमी को ग्रहण करने की अवस्था में आ जाती है, मिट्टी का पीएच भी सामान्य हो जाता है, मिट्टी का जो असमान पीएच था वो सामान्य अवस्था में आना शुरू हो जाता है। जब ये परिवर्तन होते हैं तो इससे सीधा सा अर्थ है कि अब आपके पौधों की जड़ें अपनी आवश्यकता के अनुसार कई जरूरी पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। मिट्टी से ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन सोख पाती हैं, जिंक सोख पाती हैं, आयरन सोख पाती हैं, फास्फोरस और पोटाशियम ले पाती हैं, और ये पौधों के विकास के लिए, साग सब्जियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसके प्रभाव से, आप इसकी सहायता से अपनी फसलों को रोगों से मुक्त भी रह सकते हैं, क्योंकि अध्ययन कहते हैं कि जैसे जैसे हम गोबर भस्म का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं तो 1-2 फसलों के बाद आपकी जो खेत हैं, आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो फसलें हैं, लगभग 70 से 80% तक रोगों से मुक्त हो जाती है। आपके खेत की मिट्टी में बहुत सारे रोग कारक जो कीटाणु हैं, रोग कारक जो तत्व हैं,
वो उसमें ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते। इसके विपरीत हमारे खेत में मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, और कई जो मित्र कीट हैं, इसमें कि मधुमक्खी है, तितलियां हैं, भंवरे हैं, गुलेला है, यहाँ तक कि केंचुआ है, ये भी वापस आ जाते हैं। और यदि ये वापस आएंगे तो निश्चित है एक दिन आपके खेत में मेंढक भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, गौरैया भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, और दूसरे सूक्ष्म जो पक्षी हैं वो भी आपके खेतों के आसपास दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि अब आपने अपने खेत को बहुत सारे रोगों से मुक्त कर लिया। तो रोग मुक्ति का बहुत सहज उपाय है। ये उपाय गोबर भस्म से कर सकते हैं कि गोबर भस्म संपूर्ण को हमने एक प्रक्रिया से तैयार किया है, लेकिन आप इसकी जगह पर आप गोबर की पक्की अच्छे से गली सड़ी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, कि उसमें भी गलने सड़ने के बाद वही पोषक तत्व तैयार हो जाते हैं जो गोबर भस्म संपूर्ण में भी है, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 10 टन के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद ही आपके खेत को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस, ऑर्गेनिक कार्बन और साथ में पोषक तत्व उपलब्ध करा सकती है। ये कार्य आप सीधे सीधे रासायनिक खादों के माध्यम से नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि रासायनिक खाद के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा 3 पोषक तत्व देते हैं। चौथे पोषक तत्व के लिए, जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फेट का देना पड़ता है, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ता है, आप आयरन के लिए फेरस सल्फेट देना पड़ता है। ऐसे दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन गोबर की खाद में तो सारे पोषक तत्व पहले से रहते हैं, और वही हमारे गोबर भस्म संपूर्ण में है। गोबर भस्म संपूर्ण में गोबर के साथ में गोबर की राख का भी प्रयोग है, गौमूत्र का भी प्रयोग है, और दूसरी चीजों का प्रयोग है। इसलिए ये संपूर्ण पोषक है, ये कोई खाद नहीं है, ये संपूर्ण पोषकता प्रदान करने वाला एक पदार्थ है। इसका प्रयोग करके आप अपने साग सब्जियों को बहुत सारे रोगों से मुक्त रख सकते हैं, और जो आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, आप अपनी साग सब्जियों को विषाक्त कर लेते हैं, जहरीला बना लेते हैं, उसे मुक्ति पा सकते हैं। अन्य कोई आपको जानकारी चाहिए तो निसंकोच अवश्य करिए। धन्यवाद मित्रों।